तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज की हमारी जो क्लास होगी वो अब हम आज से हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूछो कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। देखो इस बात को सबसे पहले तो मैं ये अगर जो क्लास में कहूँ समर्पित किसको है, यानी किसके लिए खास करके मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो यूपी बीएड के लिए। ठीक है, यूपी बीएड में जो है कम से कम देखा जाए तो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बीएड में। ठीक है, 50 प्रश्न होंगे और 50 में मेरी गारंटी है, ठीक है, ये दावा है कि अगर आप संपूर्ण क्लासें करते हैं, जितनी भी संपूर्ण क्लासें कर लेते हैं, तो कम से कम 50 में 45 तो आपके कहीं नहीं गए, 5 आपका लक है। अगर अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे तो 50 में 50 भी हो जाएंगे। मैंने भी यूपी बीएड दिया है, ठीक है, तो मेरे तो हिंदी में खैर अब मैं अपनी बात नहीं कर सकता हूँ, 50 में 50 ही सही थे। ठीक है, व्याकरण के अभी दिया है रिसेंटली। बाकी ये जो आपको एक चीज और बता दूं कि जिनका भी यूजीसी नेट है, ठीक है, या टीजीटी पीजीटी है, उनको भी ये क्लास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूपी बीएड वालों के। बस ये क्या है, ये स्पेशल बीएड चलेगा और यूजीसी नेट में इसके कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें से एक टॉपिक हमारा है कौन सा? वर्ण विचार। आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ण विचार जो टॉपिक है भैया ना, ये बहुत बार, इस बार अगर यूजीसी नेट में देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न बन चुके हैं। 4 से 5 को जो है क्वेश्चन बने हैं इस बार के एग्जाम में यूजीसी नेट दिसंबर में। ठीक है, तो जिनका भी क्या नाम है व्याकरण अच्छा नहीं है, जो उनको लगता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो आज का टॉपिक यानी संपूर्ण हम वर्ण विचार जो आपको पढ़ाएंगे, इसको अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक, तो वर्ण विचार से मेरे ख्याल से आपके प्रश्न नहीं गलत होंगे। वो कितने भी कठिन बना ले, इससे ज्यादा वो कठिन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक हो गया क्या? वर्ण विचार। देखो मुख्यतः हमको व्याकरण में एक चीज मैं बता दूं आपको, मुख्यतः भैया जो व्याकरण में हमको आपको बता देते हैं कि व्याकरण के देखा जाए तो 3 अंग होते हैं। कितने? 3 अंग हमको पढ़ने होते हैं। वो कौन कौन से हैं भैया, थोड़ा समझ ले। देखो, एक तो हमको पढ़ना है वर्ण विचार, ठीक है, एक टॉपिक है भैया वर्ण विचार जो हमको पढ़ना है। दूसरा है क्या? शब्द विचार। ठीक है, दूसरा क्या है भैया? शब्द विचार। और तीसरा है हमारा वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार। तो ये जो टॉपिक है, ठीक है, मात्र व्याकरण के देखा जाए तो मुख्यतः 3 ही अंग हैं, हमको 3 ही टॉपिक पढ़ने होते हैं। वर्ण विचार में देखा जाए तो वर्ण विचार में क्या आता है? वर्णमाला आता है, ठीक है, और संधि आ जाती है। ठीक है, क्या जाती है? संधि। ये वर्ण विचार का टॉपिक है। अगर देखा जाए शब्द विचार में, तो शब्द विचार में जितना आप समझ लो क्या, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, और क्या नाम है पर्यायवाची, ये सब टॉपिक, तद्भव तत्सम, ये सब टॉपिक किसमें है? शब्द विचार में। बाकी जो बच गया वो क्या है? वाक्य विचार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वर्ण विचार। ये यूपी बीएड के बच्चे बहुत गहराई से देखें, और दूसरी बात, इनके नोट्स आप जरूर बना लें और मल्टीपल इनके रिवीजन करते रहें। ठीक है, मेरा भी आपका भरोसा मैं जो दिला रहा हूं कि यूपी बीएड में आपके जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे मैं टिट्टो इस बोर्ड से आपके एग्जाम में रखे होंगे। ठीक है, बस भरोसा करके पढ़ते रहें। जब एग्जाम आने वाला होगा तो मैं व्याकरण के कम से कम 10,000 प्रश्न आपको कराऊंगा। ठीक है, 10,000 समझ लो कि प्रश्न जो है हम कराएंगे। बस आपको क्या करना है? बेहतरीन तरीके से देखते रहना है, तैयारी करते रहे। जितना अभी तक व्याकरण जब क्या नाम है उसमें पूछा जा चुका है यूपी बीएड में या अन्य एग्जाम में, जिसमें भी वर्णमाला या क्या नाम है व्याकरण से टॉपिक आए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो आज तो हम शुरू करते हैं व्याकरण में। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा भैया? वर्ण विचार। क्या टॉपिक है भैया? वर्ण विचार। आप टॉपिक डाल सकते हैं, टॉपिक का नाम भैया है वर्ण विचार। ठीक है, अच्छा, वर्ण विचार से ठीक पहले थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। भाषा के विकास का क्रम। देखो, भाषा के विकास का जो क्रम है वो क्या है, इस बात को थोड़ा देख ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भाषा के विकास का जो क्रम है, ठीक है,
भाषा के जो विकास का क्रम है वो क्या है। सबसे पहले देखो, मुख्यतः देखा जाए तो हमारा क्या क्या होता है बता देता हूं। देखो, एक होता है, आपको पता होना चाहिए क्या, ध्वनि। ठीक, अभी मैं बेहद अच्छी तरीके से समझा देता हूं। एक होता है शब्द, एक होता है क्या, सॉरी, एक होता है ध्वनि, और एक होता है क्या, वर्ण, और एक क्या होता है, शब्द, और एक होता है क्या भैया, वाक्य। ठीक है, इन टॉपिक को, इसी से पूरे एक वाक्य का निर्माण होता है। पहले ध्वनि, ठीक है, और फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। मगर क्या डायरेक्ट कोई भी ध्वनि, ध्वनि क्या ध्वनि हो सकती है, कोई भी वर्ण क्या वर्ण हो सकता है, कुछ भी हम बोलते हैं क्या वो शब्द होगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं। देखो, मैं कुछ इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक टॉपिक हेडिंग डालिए, भाषा के विकास का क्रम। देखो, ध्वनि देखा जाए तो देखो, एक ये जैसे ध्वनि है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैं विकास बता रहा हूं, भाषा के विकास का क्रम। एक मैंने लिख दिया यहां ध्वनि। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये जो ध्वनि है क्या ये सही है? हम समझ लें कि यही ध्वनि है। जैसे कि अभी कोई जानवर बोलता है, मान के चलो चिड़िया ही बोली। ठीक है, चिड़िया ही आपसे कुछ बोली। ठीक है, अब उसने चहचहाना शुरू किया, ध्वनि तो उन्होंने भी किया, आपको समझ में आई? नहीं। जैसे अब मान लो छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा रोता है, माँ की पहचानने की अलग हुआ। हम लोग अपने, जैसे हम उम्र के बच्चे हैं, अगर जब कोई छोटा बच्चा कुछ मांग रहा है तो हमको समझ में नहीं आता उतना। ठीक है, या कोई कुछ कह रहा है, मान के चलो अइया अइया बोल दिया है, तो ऐसा कहने से वो ध्वनि तो कर रहा है, पर ये नहीं है कि हम उस ध्वनि को समझ जाएं। तो जो चीज हम समझ नहीं सकते वो ध्वनि कहां से हुई? ठीक है, तो इसीलिए ध्वनि दो प्रकार की होती हैं। एक तो एक ये ध्वनि होती है, दूसरी होती है आपकी भाषागत ध्वनि। भाषागत ध्वनि, ठीक है। तो ये जो देखो, इस ध्वनि को हम लोग समझते हैं। ये ध्वनि क्या होती है? अस्पष्ट होती है। इस बात को थोड़ा समझें, ये ध्वनि अस्पष्ट होती है। अस्पष्ट से अर्थ क्या है कि ये स्पष्ट नहीं होती है कि इस ध्वनि में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इस ध्वनि से आपको पता नहीं चलेगा। जैसे हमने कुछ भी बोल दिया आपके सामने, जैसे मान लो चलो दो बच्चे हैं, समझना, एक ये व्यक्ति है, ये मान के चलो है चाइना से, चीन से कह सकते हो, और ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है भैया, ये है अपने इंडिया से, भारत से। तो अब ये बताओ कि ये चाइना जो चीन वाला है, वो भाई तो आपको चाइनीज में बात करेगा। ठीक है, चाइनीज में ही तो बात करेगा। और ये बंदा जो भारत वाला है, यहाँ पे अनुवादक की हम बात नहीं कर रहे हैं। पता चले आप सोचो कि नहीं, भारत में तो अनुवादक होते हैं। अरे भैया, उनकी बात हम थोड़ी करते हैं। आप अपने को रख के सोच को देखो कि आप चाइनीज समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो। तो इस अगर भारत की बात करें हम, ठीक है, यहाँ का कोई व्यक्ति ले लो, मोनू ले लो, एक लड़का है, ठीक है, और ये मोनू है, यहाँ के हैं टोंचू नाम है, मान के चलो। अब इनके नाम ही ऐसे होते हैं, क्या कर सकते हो, टोंचू मान लो। ठीक है, नाम है इनका क्या, टोंचू, एंचू, पेंचू, ऐसे ही नाम ही रखते हैं। तो दो व्यक्ति हैं, एक मोनू एक टोनू, इनके बीच में अगर वार्तालाप होगा, बातचीत होगी, तो भैया आपको पता है कि ना तो ये इनकी आवाज जो है क्या बोल रहे हैं समझ पाएंगे, ना ये इनकी समझ पाए। ध्वनि तो एक दूसरे लोग कर रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ना तो इनका समझ में आ रहा है, ना तो इनको समझ में आ रहा है। तो जब एक दूसरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये ध्वनि कहां से हुई? ये अस्पष्ट ध्वनि हुई। ये क्या है? ये अस्पष्ट ध्वनि, यानी हमको समझ में ही नहीं आ रही है ध्वनि। ठीक है, तो इसीलिए कि वो ध्वनि, इसीलिए इसको अस्पष्ट ध्वनि समझा गया है कि इस ध्वनि से हम पता नहीं लगा सकते हैं कि व्यक्ति क्या कह रहा है। हाँ, भाषा की जो ध्वनि होती है उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, देखो अब थोड़ा मैं सही तरीके से लिखूं, जो हमको एक टॉपिक बनाना है आपको। देखो, एक पहला टॉपिक हो गया आपका क्या, एक ध्वनि, ठीक है,
और एक क्या हुआ आपसे, दूसरा आ गया भाषागत ध्वनि। इस बात को समझो, एक क्या है भैया, भाषागत ध्वनि। ठीक है, तो अब समझना इस बात को, ये जो ध्वनि होगी ये क्या होगी, अस्पष्ट होगी, यानी इससे हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है। और जो भाषा की ध्वनि होगी, ठीक है, मान के चलो अब क्या है, एक ही भाषा के दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही भाषा के व्यक्ति अगर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये भैया क्या है, भाषागत ध्वनि है, क्योंकि इनका बोला इनको समझ में आ रहा है, इनका बोला इनको समझ में आ रहा है। तो जब हम एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, वो हमारी भाषागत ध्वनि है। और जब हम कुछ समझ ही नहीं सकते हैं, उसको हम केवल ध्वनि ही कह सकते हैं, वो भाषागत ध्वनि नहीं हो सकती है। ठीक है, इस बात को समझें। तो ये भाषा, तो इससे क्या होगी, ये भाई ये अस्पष्ट है ध्वनि, तो ये कैसी ध्वनि होगी, ये स्पष्ट ध्वनि होगी, यानी इससे हम समझ में आ रहा है, इसीलिए क्या होगी, स्पष्ट ध्वनि होगी। तो ध्वनि हम कह सकते हैं, ध्वनि दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक क्या होती है, अस्पष्ट, और दूसरी क्या होती है, स्पष्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखो, इसके बाद आपका टॉपिक क्या है, देखो वर्ण। अब हमारा आएगा वर्ण, समझो ये जो टॉपिक है वर्ण। ठीक है, अब वर्ण क्या है, ये सबसे स्पष्ट होता है। ये क्या होगा, सबसे स्पष्ट होगा। सबसे स्पष्ट से मतलब क्या है भैया, सबसे स्पष्ट से मतलब क्या है, सबसे स्पष्ट से मतलब क्या है भैया, इस बात को थोड़ा समझ लो कि देखो इसमें क्या था, इस ध्वनि से हम कुछ बोल रहे थे पर हमको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा था। भाषागत ध्वनि ये दो प्रकार की भी हो सकती हैं। एक क्या हो सकती है, आपको पता होना चाहिए कि मौखिक हो सकती है, और एक क्या हो सकती है, लिखित हो सकती है। दो प्रकार की हो सकती है जो भाषागत ध्वनि है। ठीक है, और ना उतना इससे समझ में आ रहा है, पर जो वर्ण, जब हम इस ध्वनि को वर्ण में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कुछ वर्णों में परिवर्तित कर देंगे, तो ये इन ध्वनियों से सबसे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी, सबसे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर वर्ण के बाद क्या आता है, देखो अभी मैं आपको बता दूं, ये वर्ण, और इसके बाद आपका टॉपिक है अक्षर। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। ठीक है, तो मैं एक बेहतरीन आपको अंतर बताऊंगा। ठीक है, बेहतरीन अंतर बताऊंगा, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। आप लोग कहोगे कि तो एक ही होता है, एक ही नहीं होता है, कुछ अंतर है वर्ण और अक्षर में, मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर हमारा देखो अक्षर के बाद टॉपिक क्या है भैया, आपको पता होना चाहिए शब्द। क्या होना चाहिए, शब्द। अब देखो कि हम कह सकते हैं कि शब्द कुछ भी बोल दें, जैसे मान लो यहां हमने भाई ये शब्द लिख दिया। ठीक है, देखो ये शब्द लिख दिया मैंने, चलो देखो इधर शब्द ये मैंने लिख दिया है, समझो थोड़ा, यहां पे हमने लिख दिया, जैसे ये शब्द लिख दिया, लकम शब्द लिख दिया। तो अब ये बताओ हमको, ये लकम कोई शब्द होता है? शब्द तो ये भी लिखा हुआ है, वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों का जो शब्द वर्णों से मिलकर शब्द बना है। ठीक है भाई, लकम मैंने शब्द लिख दिया, तो क्या ये शब्द हो गया? नहीं, क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो ये शब्द कहां से हुआ? शब्द जब तक किसी शब्द का अर्थ नहीं स्पष्ट होगा, वो शब्द नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे इसको पलट के लिख दें भैया, क्या, कमल। अब हाँ, अब पता चल रहा है कि ये क्या है, शब्द। क्यों? क्योंकि इसका एक अर्थ फूल होता है और एक अर्थ इसका मान लो कि किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। ये कुछ क्रम है। देखो पहले ध्वनि जो स्पष्ट नहीं होती है, भाषागत ध्वनि स्पष्ट होती है, इसके दो भेद कर सकते हैं, मौखिक और लिखित। वर्ण ये सबसे स्पष्ट होता है इसमें, तो आपको पता है भाई, का हो गया, माँ हो गया, टा हो गया, चा हो गया। ठीक है, ये रहा। मगर इन देखो इनसे स्पष्ट नहीं होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये सिर्फ वर्ण है, ये बहुत छोटे छोटे वर्ण हैं। ठीक है, हाँ, शब्द से स्पष्ट हो रहा है कब? जब सार्थक वर्णों के जो समूह होंगे, सार्थक वर्ण होंगे,
यानी वो वर्ण तो हो पर वो सार्थक हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, तब जाके वो शब्द बनता है। इसीलिए अगर लकम शब्द मिले समझ लो ये क्या है, ये शब्दों की मतलब ये शब्द ही स्पष्ट है, इसका कोई अर्थ नहीं है, पर हाँ इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है। अब शब्दों से क्या बनता है, इसका एक और देखें, शब्दों से क्या है, यहाँ पे शब्दों से देखो क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या है, वाक्य। शब्दों से क्या बनता है, वाक्य। अब वाक्य क्या है, वाक्य क्या है थोड़ा समझो, वाक्य क्या है भैया थोड़ा समझो। हालांकि आपको पता होगा वाक्य क्या है, हम समझते हैं, पर थोड़ा हमारा सुन ले, थोड़ी सी बात, कि जैसे हमने अभी आपसे बताया, ठीक है, कि कुछ बोला वो क्या है, ध्वनि है, उसका मैंने लिखित रूप दे दिया, वो क्या हो गया, वर्ण हो गया, और उन वर्णों का जो सार्थक योग होगा वो क्या हो गया, शब्द होगा। मगर जब कई शब्द मिलके एक सार्थक रूप लिखते हैं, अब देखो वाक्य में होता क्या है, दरअसल वाक्य में देखो क्या होगा, एक तो कर्ता होना चाहिए, ये क्रम होना चाहिए, देखो समझ लो, कर्ता, फिर क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, और फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, ठीक है। ये शब्द कर्म होना अनिवार्य नहीं है, इतना समझ लो कि कर्म होना अनिवार्य नहीं है, मतलब है तो बहुत अच्छी बात है, होना अनिवार्य नहीं, वाक्य वो तब भी माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम जो होता है कर्ता कर्म और क्रिया का, इन जब तीन टॉपिक से मिलके जब तीन शब्द, इन तीनों प्रक्रियाओं को जब पूरा कोई भी वाक्य कर लेता है, वो अपने आप में एक वाक्य माना जाता है, ठीक है। जैसे हम एक टॉपिक बता, जैसे अभी मैंने ये सिर्फ लिखा क्या, कमल, क्या, अब ये अभी शब्द है, ये वाक्य नहीं है, ये वाक्य नहीं है। जैसे हमने लिख दिया कि कमल खिला है, क्या लिख दिया, खिला है, अब ये क्या हो गया, वाक्य। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कमल क्या है, फूल है, तो इसको हम कर्ता के रूप में भी रख सकते हैं, संज्ञा के रूप में भी रख सकते हैं, और ये खिला क्या है, ये क्या है, इसकी क्रिया कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, कर्ता कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। तो जब ये कर्ता और क्रिया रूप में आने लगते हैं तो उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये एक था हमारा सबसे, ये हम कह सकते हैं भाषा का विकास क्रम है, ठीक है, भाषा का क्या है, विकास क्रम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ध्वनि क्या होता है, फिर क्या होता है भाषागत ध्वनि, फिर क्या होता है वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य। अब हम वर्ण और अक्षर में आपको बेहतरीन अंतर बताते हैं, ठीक है, समझना, थोड़ा लिखना, लिख लेना जरूर, साथ साथ में जो है नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। नोट्स बनाते रहोगे तो आपका फायदा रहेगा, ठीक है। देखो हम बताते हैं आपको कि क्या नाम है, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है। देखो हम अक्षर को ही आपको बताते हैं, आप वर्ण आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। देखो ये है हमारा अक्षर, ठीक है, अक्षर, इसके सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, अगर हम इस शब्द को तोड़ें, ठीक है, तो अ का अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं, ज्यादातर अर्थ लिया जाता है। अक्षर मतलब क्या होता है, क्षय, या हम कह सकते हैं क्षरण, ठीक है, यानी उसका वो वर्ण जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षरण ना हो, ठीक है। बहुत लोग यही बताते हैं पर ये गलत होता है, ये टॉपिक गलत है। यानी ऐसा नहीं कि जिसका क्षरण ना हो, जिसका क्षय ना हो, ठीक है, तो वो अक्षर है, ऐसा नहीं है। अब इसके मैं दो ऐसे महत्वपूर्ण आपको अंतर बताता हूं, ठीक है, समझना कौन कौन से अंतर है अक्षर के, दो अंतर समझना। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो अक्षर, और इसके दो भेद कौन कौन से हैं, इस बात को थोड़ा समझो, ठीक है। ऊपर लिख दूं ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ऊपर लिख दूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो यहां पे अच्छा, ठीक है, एक तो हम कह सकते हैं क्या, व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है, एक कह सकते हैं क्या, व्याकरण की दृष्टि से, और एक क्या कह सकते हैं, ज्ञान उपयोगी दृष्टि से। यानी एक हम कह सकते हैं क्या, मौखिक समझ लो इसको,
ठीक है, यानी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से और एक हमारे जो ज्ञान के उपयोग के लिए, दो बातों में समझो इसको, ठीक है, ज्ञानोपयोगी, ठीक है, ज्ञानोपयोगी, ज्ञानोपयोगी, यानी इसके दो भेद हम कह सकते हैं, यानी एक मौखिक कह सकते हो या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से कह सकते हो, और इसको एक यानी उच्चारण की दृष्टि से इसको क्या कह सकते हो, उच्चारण की दृष्टि से। दो भेद कैसे, अब समझना। सभी जो सुरांत होते हैं, ठीक है, सुरांत यानी जो सुरांत व्यंजन होते हैं, ठीक है, सुरांत जो व्यंजन होते हैं वो क्या है, अक्षर है, यानी जिनके अंत में स्वर हो, जिनके अंत में, देखो थोड़ा सा समझना यहाँ पे, अगर मैंने ये लिखा है का, ठीक, ये वर्ण है, ये क्या है, वर्ण है, और अगर हमने इसका हल चिन्ह हटा दिया, अब ये अक्षर है, क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत स्वर चिन्ह है, इसके अंतर्गत स्वर चिन्ह है। तो इसी जितने भी यानी व्यंजन है जो स्वरांत हैं, क्या हैं, जो स्वरांत हैं, जैसे का हो गया, ठीक है, खा हो गया, गा हो गया, चा हो गया, यानी जिसमें हल चिन्ह नहीं लगा हुआ है वो क्या है, वो अक्षर हैं। एक दृष्टि से यानी लिखित दृष्टि से बात कर रहा हूं, या हम कह सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ज्ञान के चक्कर में समझना थोड़ा। इसका एक अर्थ क्या होता है, इसका एक अर्थ होता है कि जिसको कोई शब्द है उसको बोलने में हमारा उच्चारण का जो समय होता है उसके वो भेद करता है। जैसे एक मिनट के लिए मैंने शब्द लिखा, जैसे ये शब्द लिखा है, आपसे मैंने कह दिया क्या, भारत, शब्द लिखा, ठीक है। अगर हमने शब्द लिख दिया, जैसे मान के चलो जैसे लिख दिया मैंने नमक, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया एक शब्द लिख दिया जैसे मानव, जैसे मान लो एक शब्द लिख दिया मैंने मानव। अब समझना, अगर आपसे पूछें कि इसमें वर्ण कितने हैं तो आप गिन दोगे, क्योंकि 1 2 3 भैया 3 वर्ण है, सब में देखो 3 वर्ण है, सब में देखो 3 वर्ण है। मगर अब अगर आपसे पूछ ले कि इसमें अक्षर कितने हैं, तब आप समझोगे इसको, तब आपको इनको समझना पड़ेगा कि भैया अक्षर क्या होता है। तो जो बोलने का यानी जो हम इसका उच्चारण कर रहे हैं वो किस रूप में इसका उच्चारण कर रहे हैं, यानी ध्वनियों का ऐसा समूह जिनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात से होता है। अगर हम इसका अक्षर की अगर हम परिभाषा लिखें तो थोड़ा परिभाषा इनकी लिख लो, ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको अभी मैं समझा देता हूं, यहां पे एक परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है, कि ध्वनियों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह जो ध्वनियों का एक ऐसा समूह जिनका उच्चारण एक आघात से होता है, एक आघात से होता है, ठीक है, एक आघात से होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, अक्षर। अब यही बात यहां समझना, जब आपको बोलना हो इस शब्द को तो कैसे बोलोगे, भारत। तो अगर हम इसके टुकड़े करें तो ये कुछ इस प्रकार से इसका टुकड़े होंगे, भारत, यानी भा इस पे जोड़ दिया और जब यहां पे पहुंचे तो दोनों एक मिल गए, भारत, ठीक है। तो एक ये है और एक ये है, यानी अक्षर कहीं ना कहीं इसमें 2 हैं पर वर्ण 3 है, ठीक है। जैसे नमक लिखा, ठीक है, तो न म क नमक, ये तो तीनों बराबर थे, इसमें तो 3 है। मानो में कह दें, मानो को अगर बोलो आप तो मां नो, तो इसमें देखो मां ऐसे शब्द बोला अगर हमने मां और नौ, तो यानी एक ये है और एक ये है, यानी 2 ही वर्ण, इसमें 2 ही अक्षर नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ अंतर आपको अक्षर और वर्ण में दिखेगा, यही एक बेसिक अंतर इसके अंतर्गत दिखता है। बाकी अक्षर का एक सिर्फ परिभाषा पूछी भी आ चुकी कि ध्वनियों का एक ऐसा समूह जिनका उच्चारण एक आघात से यानी एक ही आघात से होता है,
उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, चलो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हम आराम से वर्णमाला पढ़ेंगे, और वर्णमाला आपको पता होना चाहिए कि सब वर्णमाला के कितने भेद हैं और क्या कहते हैं वर्णमाला को, सब बताएंगे एक एक तरीके से व्याख्यायित करके, समझा के अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, खूब अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होगी, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप टेंशन लोगे तो समझ लो या अच्छी बात नहीं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ वर्ण विचार पे। ठीक है, वर्णमाला पे बात करते हैं। किस पे बात करेंगे भैया, वर्णमाला। थोड़ा समझो, ये है आपकी, देखो भैया मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं फिर कह देता हूं। ठीक है, क्योंकि राइटिंग की वजह से मेरा हमेशा नुकसान ही हुआ है। ये देखो है वर्णमाला। आपको पता है कि अगर हम इसको तोड़ें तो हम कह सकते हैं वर्णों की माला। कह सकते हो ना इस बात को कि भैया वर्णों की माला। आप सोचोगे कि वर्णों की माला क्या होती है। ठीक है, वर्णों की माला क्या होती है। आपने कभी माला देखा है, माला देखा है? जैसे एक मिनट के लिए अभी आप मंदिर में जाओ, आपको माला चढ़ानी है, तो आप सोच रहे हो कि मेरा माला सबसे अच्छा हो। ठीक है, तो क्या करोगे, फूल चुनोगे, पर क्रम से कुछ चुनोगे फूल। अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर आप छोटे फूल लगाए हो तो उससे बड़ा, उससे छोटा, सॉरी उससे बड़ा, उससे बड़ा, सुंदरता के रूप में देखा जाए तो ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग अच्छी सुंदरता के फूल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर हम बड़े क्रम में देखें तो पहले थोड़ा छोटा फूल लगाया, उसके बाद बड़े बड़े, इस प्रकार से कुछ हम फूल उसमें जो है सी देते हैं ताकि हमारी माला अच्छी लगने लगे। ठीक है, मगर इस रूप में इसकी बात नहीं है। इसकी बात यह है कि हमारी जो हिंदी की व्याकरण, जो हिंदी का व्याकरण है भैया ना, हिंदी का जो व्याकरण है वो वैज्ञानिक है, यानी इसका जो क्रम है वो वैज्ञानिक क्रम है। वैज्ञानिक क्रम से कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हम बोलते हैं उसी प्रकार से हम उसको लिखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने उसको बोला उसी प्रकार से हम उसको लिखते हैं। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी वर्णमाला क्या है, वैज्ञानिक है। ठीक है, और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि देखो सबसे पहले क्या है, कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो व्यंजन समय पहले उसका स्वर ही निकलता है। जैसे एक मिनट के लिए अगर हम आपसे कह दें कि भैया आप इसको बोल के दिखाओ, का में स्वर नहीं है, बोलो, अच्छा ही नहीं लगेगा का। अब ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जैसे मैंने स्वर हटाया तो अब आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी के चलते कि जब हमारे वर्णों में स्वर जुड़ता है, और स्वर का स्थान पहले इसीलिए है क्योंकि ये बोले भी पहले जाते हैं। ठीक है, तो यही वर्णमाला है, यानी जो हमारी वर्णों का क्रम है वो व्यवस्थित ढंग से है। इसीलिए कहा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये लाइन बड़ी बार बार आपसे पूछी जाएगी एग्जामों में, इतना याद रखना। अगर आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो, तो थोड़ा सा नोट्स अगर आप बनाते रहोगे तो हम आपका जिंदगी भर आभार मानेंगे, एहसान मानेंगे। कभी भी हम आपको नहीं भूलेंगे कि हाँ हमारा भैया एक रहा है वो नोट्स बना ले रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी व्याकरण के आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भैया की वर्णमाला की परिभाषा दे दो, तो बस एक ही परिभाषा बड़ी प्रचलित है, क्या कि एक ही परिभाषा है, ज्यादा नहीं है इसकी, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बस इतना ही टॉपिक आपको समझना है, बाकी अब हम वर्णमाला आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये बड़ा पूछा जाता है। तो अब आपको पता है कि वर्णमाला के हमारे भेद कितने हैं। ठीक है, वर्णमाला आप सोचोगे कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी शुरुआत है। देखते जाओ कि वर्णमाला में आपको वो चीजें नजर आएंगी जो चीजें आपने कहोगे हाय अल्लाह ये तो हम पढ़वाए ना करे रहा, दिखेगा आपको। समझना कैसे। पहली बात तो वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, 2। आपको पता होना चाहिए, एक तो है स्वर, दूसरा क्या है भैया आपका व्यंजन है। ठीक है,
अगर आपसे कह दे कोई स्वर और व्यंजन में अंतर बताओ, कह दो भैया तुरंत बताओ, टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्यों स्वतंत्र होते हैं ये समझ लो। क्या स्वतंत्र क्यों होते हैं? देखो मान लो ये देखो, ठीक है, क्योंकि इनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इनको स्वरों को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है बोलने के लिए, ठीक है। जैसे स्वर तुम कह सकते हो हमारे परिवार में दादाजी हैं, अगर दादाजी किसी के घर हैं तो, ठीक है, सबके घर होंगे, बाकी कईयों के बेचारे के जो है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये समझ लो स्वर दादाजी हैं, अगर नहीं है तो स्वर हमारे पापा जी हैं। क्यों? क्योंकि इनको किसी की घर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अगर कोई काम करना है तो वो डिसीजन देंगे, लेते तो बड़ा कम है डिसीजन, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्वर हमारे क्या हैं, स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी अगर मर्जी होगी तो किसी व्यंजन में जाएंगे, इनकी मर्जी होगी तो व्यंजन के पास नहीं जाएंगे, कहीं जाओ अकेले मरो, हम नहीं बा। तब हम जहां ईश्वर ना पहुंचे, ई का के नीचे हलनता है जी, चा के नीचे क्या है जी, हलनता है जी, टा के नीचे क्या जी, हलनता है जी, क्योंकि ये इनके पर आधार है, ये इनके पर नहीं, ई इनके पर है, ठीक है। तो उल्टा समझना यहां पे। तो ये क्या है, अगर जो स्वर हमारे क्या होते हैं, स्वतंत्र हैं, तो व्यंजन क्या है भैया, ये भी तो बताओ फिर, व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। इस बात को आप समझ लो तो अभी तक बेहतर रहेगा कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं और स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, व्यंजन को हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब अगर आपको परिभाषा बनानी है तो बना लो। स्वर किसे कहते हैं? उन वर्णों को जिनको जो बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं, जो बिना किसी की जो है क्या नाम है, जो किसी पे स्वतंत्र नहीं होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो किसी के ऊपर नहीं है, तो समझ लो वो स्वर हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता लेंगे, वैसे ये बोले ही नहीं जाएंगे, इतना याद रखना। तो ये व्यंजन क्या है हमारे, स्वतंत्र नहीं है। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट में एक सवाल इसी पे बन चुका है कि स्वर स्वतंत्र नहीं होते हैं। भैया बिल्कुल गलत, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर परतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। अब तो हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं स्वर से, उसके बाद में हम व्यंजन पे आएंगे, फिर संधि पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे। हमने जीरो से स्टार्ट किया है, बिंदु शिखर तक लेके जाएंगे, समझ लो, जीरो से हीरो तक पढ़ाएंगे, आपको हीरो बना देंगे सलमान खान। बस सलमान खान की शादी नहीं हुई, अपनी भी याद रखना, ठीक है। पता चले ज्यादा आप पढ़ते चले जाओ, पत्थर को एक दिन कहो कि भैया ये पत्थर नहीं, ये तो प्रस्तर है, क्योंकि हमने हिंदी को ज्यादा पढ़ लिया है। तो इस बात को, इसको उतना पढ़ लो जितना आपके काम का है। एक ही टॉपिक को मात्र मत पढ़ते जाना। आपको हमेशा एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना। अगर मान के चलो, अगर आपका बीएड है तो बीएड में कितने प्रश्न आते हैं? शायद मेरे ख्याल से कितने आते हैं, 200 आते हैं ना, 400 का पूर्णांक होता है, क्योंकि एक में 100 आता है, दूसरे में 100 आता है, ठीक है। एक में हिंदी होगी और रीजनिंग होगी, एक में क्या होगी, एक जीएस और एक अपना टॉपिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमको सब पे टॉपिक बनाना है, पर हिंदी जो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी और रीजनिंग, इस बात को याद रखना बीएड में, ठीक है, खास करके बीएड में। चलो तो हम आते हैं स्वर पे, स्वर पे आते हैं भैया। सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं कि क्या है, स्वर कहना क्या चाहता है, इस बात को थोड़ा समझो। हमारा टॉपिक है भैया स्वर। स्वर, स्वर के कितने भेद होते हैं? सबसे पहली बात तो हम पहले ये देखते हैं कि स्वरों की संख्या देख लेते हैं पहले। सबसे पहले स्वर हमारे हिंदी में कितने होते हैं, देखो कितने होते हैं। कोई आपको 11 बताएगा, कोई आपको 10 बताएगा, कोई आपको 13 बताएगा, ठीक है। इतनी संख्या आपको कोई ना कोई बताएगा, तो इसमें से कौन सी संख्या हमारे लिए उचित है स्वरों की, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं, संख्या तीनों ही उचित हैं, पर उसके पूछने का नजरिया बदला होगा, ठीक है। सबसे पहली बात
कि 10 स्वर तो होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं 10 स्वर? इस बात का क्योंकि हमको पता है कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए जब आ की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए स्वरों की संख्या हमारी, इसीलिए 10 से कोई मतलब नहीं रह जाता है। पर इसीलिए इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। लोग इस बात को समझते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं समझाता हूं कि 13 क्यों नहीं होती है? क्योंकि 13 हमारी जो स्वरों की जो है संख्या थी वो हमारे संस्कृत वर्णमाला में है, हिंदी में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक ला और ली ये जोड़, और एक ये बड़ी री, ठीक है, ये वाली, ये दोनों इसके अंतर्गत जोड़ लिए जाते हैं। इसी के चलते संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में 13 स्वर नहीं होते हैं। तो हमारे हिंदी में कितने स्वर होते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हिंदी में कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आपको पता होना चाहिए हिंदी में कितने स्वर होते हैं भैया? 11 स्वर होते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं ये क्या स्वर हैं, नहीं भैया ये स्वर नहीं है। इनको अलग से डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने इनका स्थान दिया था, पाणिनि ने अलग स्थान दिया था, उनका नाम था अयोगवाह। हम आगे चल के इनके बारे में पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि इनको मत समझना, क्योंकि इनको एक अलग स्थान दिया गया है, नाम दिया गया है अयोगवाह। क्या नाम दिया है? अयोगवाह। हम इसका अर्थ भी बाद में बताएंगे। चलो बता देते हैं, बोलो तो, ठीक है। चलो देखो, आपको पता होना चाहिए यहां पे अयोगवाह का अर्थ क्या होता है। देखो, जो हमारे 2 स्वर आपको नजर आते हैं, ये 2 स्वर, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, इनका नाम दिया भैया क्या? आपको नाम क्या दिया इनका? अयोगवाह। क्या नाम दिया भैया? अयोगवाह। तो आपको पता होना चाहिए जो अयोगवाह स्वर है, ठीक है, इसके आपको पता होना चाहिए आ का अर्थ क्या होता है। आपको ज्यादातर हिंदी में नहीं मिलेगा। अयोग मतलब क्या होता है? जुड़कर, कह सकते हैं क्या? जुड़कर। और वह मतलब क्या होता है? वहन करने वाले, यानी वे स्वर जो हमेशा व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन करते हैं, ठीक है, या नहीं करते हैं, तो अयोगवाह उन्हीं कहते हैं। यानी ये हमेशा स्वर पे ही रहते हैं, कभी भी व्यंजन के पास नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। व्यंजनों को कभी नहीं देखा होगा कि का पे आपको अनुस्वार की बिंदी नजर आ जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमने देखा है कंकड़ लिखा हुआ कि का के ऊपर अनुस्वार की बिंदी है, तो भैया याद रखना इसमें स्वर जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसके ऊपर अनुस्वार आया। जैसे हलन चिन्ह लगाएंगे और ये बाहर जैसे आएगा तो ये वाला अनुस्वार इसके ऊपर आ जाएगा, इसीलिए ये फिर वैसे खाली का खाली रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए का पे अनुस्वार इसीलिए रहता है क्योंकि इसके नीचे स्वर छिपा हुआ होता है, क्योंकि हर एक व्यंजन वर्ण में आपको पता होना चाहिए कि स्वर छिपा होता है, ठीक है, स्वर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुस्वार क्या होते हैं? ये अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं भैया? अयोगवाह होते हैं। देखो, अब यहां तक तो आपको सब कोई बताता है, समझाता है, ठीक है। मैं यहां से ही आपको कुछ अलग बताने वाला हूं, उसको गौर करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, सबसे पहली बात, ये 11 स्वर होते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई 11 स्वर हैं। चलो अच्छी बात है, आपको भी पता है। 11 स्वरों को हम नाम लिख देते हैं तो आपको ज्यादा आसानी होगी। आप कहोगे कि ये तो बच्चों वाली बात है। भाई बिल्कुल बच्चों वाली बातें आपको सिखाती हैं, यही तो आपको 4 से 5% दिलाती हैं। 4 से 5 मतलब अगर यूजीसी नेट के अंतर की हम बात करें तो 10 नंबर, और क्या नाम है, बीएड की बात करें तो कम से कम कितने नंबर आते हैं? 2 का पूर्णांक होता है ना, ठीक है, तभी ये 10 नंबर। और 10 नंबर तो आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर से तो भैया बहुत काफी रैंक चली जाती है, तो आपको 4-5 क्यों नहीं दिलाएंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन कई बड़ा जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इस बात को आप जरूर समझें, ठीक है। तो देखो, अब हम वर्णमाला पढ़ते हैं और स्वर लिखते हैं। इसको आपको किस प्रकार से याद रखना है वही मैं बताने जा रहा हूं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि भैया वर्णमाला में स्वर आ, ठीक है, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ठीक है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, फिर क्या होगा आपका एक री, फिर क्या होगा भैया ए, फिर क्या होगा भैया ए, फिर क्या होगा भैया ओ, अब फिर क्या होगा आपका औ, ठीक है, क्या होगा औ। इन स्वरों को मैंने क्यों कहा आपसे? क्योंकि आपको इनके बारे में इनकी संख्या याद करना है। आ का 1, इसको क्या कहते हैं? 2, इसको क्या कहते हैं? 3,
फिर ये 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आप सोचोगे कि ये क्या बवाल है। भाई बिल्कुल सही बात है, ये बवाल नहीं है। क्यों बवाल नहीं है? क्योंकि जब आपको वर्णमाला अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, अग्र पश्च मध्य विवृत अर्ध विवृत, ठीक है, तब आपको इन नंबरों की बड़ी जरूरत पड़ेगी, आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, अभी आप रीजनिंग जब पढ़ते हो तो रीजनिंग में भाई वर्णमाला याद करते हो ए से जेड तक का, तो बना लेते हो भैया कि ए का उल्टा आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ये सब याद करते हो। तो इससे अच्छा थोड़ा सा भाई आप स्वर याद कर लोगे। 11 ही स्वर आपको, उनके 26 याद कर सकते हो, तो मेरी खातिर 11 स्वर नहीं याद कर सकते हो। इनके सिर्फ नंबरिंग तो आपको याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनसे बड़ा आसानी होगी स्वर याद करने में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनको भी याद कर लो, ज्यादा नहीं 2-3 बार देख लो भैया, एक नंबर पे एक है, बड़ा नंबर 2 नंबर पर है। ठीक है, यह प्रकार से 2-4 याद कर लो, बस आपका याद हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी बड़ी जरूरत है, आपको समझ में आना, इनकी बड़ी जरूरत लगेगी आपको, इतना याद रखना। तो ये स्वरों की कुछ स्थान, मतलब जो इनके जो नंबरिंग है, इनको याद करना, ये वर्णमाला में आपको बहुत बहुत ही स्वर समझ लो महत्वपूर्ण है, आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से। चलो मैं समझा देता हूं इसके बारे में। अब देखो क्या है, थोड़ी सी जानकारी अब समझो क्या है। नंबरिंग नहीं बोलना है। देखो, अब अगर आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी, मतलब स्वर के भेद कितने होते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। देखो ये रहा आपके सामने, मैंने स्वर लिखे। अब कोई ये बताए मुझे कि स्वरों के भेद कितने होते हैं। कोई अगर भी बता दे स्वर के भेद कितने होते हैं तो मैं मान जाऊं। स्वरों के भेद कोई बता दे तो मैं मान जाऊं कि कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलो देखो, आपको पता है कि स्वर के ये 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भैया मूल स्वर, ठीक, एक क्या होता है? मूल स्वर, और एक होता है इसका नाम संधि स्वर। जी हाँ, आपको ये बड़ा अजीब लगेगा, पर मैं इतना याद रखना कि इनको स्थान दिया हूं। आपको कभी भी अगर जो कभी डाउट हो किसी भी चीज को, तो आके मुझसे मिलना। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के बारे में आपने नाम सुना होगा, हिंदी व्याकरण की बुक है, उन्हीं को मैंने प्रेफरेंस दिया है, उन्हीं को आपको संदर्भ में देता हूं। कभी भी दिक्कत लगे कि क्या आप क्या कह रहे हो, उन्होंने 2 भेद इनके माने हैं, वो कौन कौन से हैं भैया आपको मैंने दे दिया। एक मूल स्वर और एक क्या है? संधि स्वर। संधि स्वर के इन्होंने 2 भेद किए हैं, इस बात को याद रखना। संधि स्वर के 2 भेद किए हैं, वो कौन कौन से? एक भेद किया भैया दीर्घ स्वर, ठीक है, और एक भेद किया है आपको बता दूं संयुक्त स्वर। अब आप कहोगे कि भैया ये दीर्घ और संयुक्त स्वर ये भी अलग अलग हैं क्या? हाँ भैया, बिल्कुल दीर्घ और संयुक्त स्वर बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, क्यों अलग अलग हैं अभी मैं समझा देता हूं, थोड़ा समझना यहाँ पे। ठीक है, अभी लिखे नहीं हो, मैं समझता हूं, अभी फिर से लिख लेना, परेशान नहीं होना। ठीक है, यहां से समझो थोड़ा। देखो ये रहा आपका स्वर, इसके इन्होंने 2 भेद किए। एक किया भैया मूल स्वर, एक क्या किया भैया? मूल स्वर। एक का नाम दिया इन्होंने संधि स्वर, ठीक है, और संधि स्वर के इन्होंने 2 भेद किए। एक का नाम दिया क्या? आपको पता होना चाहिए, दीर्घ स्वर। ठीक है, इसी मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, बाद में बताते हैं। ठीक है, मूल दीर्घ वही है। ठीक है, दीर्घ स्वर। और दीर्घ का फिर इसका एक नाम दिया क्या? संयुक्त स्वर। ये हमारा नहीं है, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। ठीक है, देखो जहां पर जो कि मूल स्वरों की अगर हम बात करें तो मूल स्वर हमारे देखो ह्रस्व आ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ और री था। ये 4 स्वर ये हमारे क्या थे? मूल स्वर थे। क्या थे? मूल स्वर थे। वही दीर्घ स्वर जो बचे वो दीर्घ स्वर हमारे देखो दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, यही ये दीर्घ स्वर हैं मात्र। ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। ये हमारे संयुक्त स्वर कैसे बने? संयुक्त स्वर अलग, क्योंकि आपको पता है कि आ और प्लस जब ई मिलता है तो बनता है ए, और जब आ और प्लस उ बनता है तो बनता है ओ। क्या बनता है? ओ। तो हम कह सकते हैं कि ए आए, ओ और आओ। ठीक है, ए आए
और ओ आओ, ये क्या है, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं। दीर्घ स्वर 3 ही है, आ ई उ। हालांकि कभी भी आपको एग्जाम में 3, अगर इनको भी स्थान दिया हो कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, अगर ये नहीं है ये है तो लगा सकते हो, ठीक है। संयुक्त स्वर में जब भी बात आए तो इन्हीं चारों को देखना, इनको मत देखना, क्योंकि ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर हैं ए आई ओ औ, ठीक है, ए आई ओ औ, ठीक है। इस बात को समझना, ये हमारे थे मूल स्वर, ये हमारे हैं दीर्घ स्वर, और ये हमारे क्या हैं, संयुक्त स्वर। ये क्या है, संयुक्त स्वर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब इससे पहले थोड़ा सा मैं लिखाने के लिए भूल गया था, वो कुछ टॉपिक है तो छोटी छोटी बातें हैं, लिख लो तो इससे थोड़ा ज्यादा जानकारी रहेगी। मैं 2-3 शब्द लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम फिर स्वर पे शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो एक थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी जानकारी देना, मैं भूल गया था क्रम में, अभी स्वर स्टार्ट कर दिया। स्वर से पहले थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देना मैं चाहूंगा, लिख लो एक साइड में। अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, ये जानकारी मैं देना भूल गया था। मौखिक इकाई किसे कहते हैं, ठीक है। एक बात यहां पे बाद में लिख लेना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। फिर अगर आपसे पूछ लेता है कि भाषा, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि भाषा की सबसे, सिर्फ अगर आपसे बात कर देता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो दोनों अलग अलग बातें हैं। वहां पे मैंने क्या मौखिक लिखा है, और यहां पे क्या लिखा है, सिर्फ लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। वर्ण का मूल आधार क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है कि वर्ण का मूल आधार क्या है, मूल आधार क्या, जितने सवाल बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने लिखना शुरू कर दिया है। वर्ण का मूल आधार जो दोनों से संबंधित रखते हैं। अगर आपसे पूछ ले इसी के पास में कि भैया ये बता दो कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे यही इसी प्रकार से एक शब्द और पूछ ले कि बताइए कि अर्थ के आधार पर, नीचे दिख रहा होगा जहां तक मैं सोच रहा हूं, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, इनके आंसर पहले लिखो। देखो अगर आपसे पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ध्वनि, ठीक है, क्योंकि यही है सबसे छोटी मौखिक इकाई की जिससे हम बोल सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछ लेता है, बात वही है, थोड़ा सा बदलाव है, तो ये क्या होता है, वर्ण होता है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ण का मूल आधार क्या है, तुरंत ऑप्शन में अगर आपको कहीं नजर आ जाए ध्वनि, तो समझ लेना क्या है भैया, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। अगर पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी, अच्छा मौखिक नहीं, लिखित, मौखिक लिख दिया, सॉरी बच्चा, ठीक है, लिखित इकाई, ठीक है। अगर आपसे लिखित इकाई पूछ ले, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या भाषा की सबसे छोटी भैया लिखित इकाई अगर आपसे पूछ लेता है तो आप क्या करोगे, कहना कि कुछ नहीं, करना क्या है, वर्ण होता है, कह दो हाँ भैया वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी क्या होता है, वर्ण होता है। और पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है भैया, तो क्या होता है, शब्द होता है। क्या होता है भैया, शब्द होता है। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि आपको पता, अभी मैंने समझाया कि वो वर्णों का वो सार्थक समूह शब्द कहलाता है, यानी जो शब्द हो उस शब्द का कुछ ना कुछ अपना एक अलग अर्थ हो। जब तक अर्थ नहीं होगा, जब तक वो शब्द अर्थ नहीं देगा, वो शब्द नहीं हो सकता, वो अशुद्ध रूप है शब्द का, ठीक है। इस बात को आप समझें, ज्यादा बेहतर रहेगा।
चलो चलो यहाँ पे अब आगे कुछ टॉपिक हैं, लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। देखो कुछ 2-3 बातें और हैं, लिख लो, थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगली बात अगर हम करें, अगर आपसे पूछ लेता है भैया कि ये बताओ भाव यानी भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर अगर आपसे पूछ ले, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, भाषा की वही भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? आप कमेंट में करके या पहले लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर पूछ ले कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, भाषा का भैया सबसे बड़ा अंग क्या होता है, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? ठीक है, ये भी बताना, भाषा का सबसे बड़ा अंग किसे कहते हैं। अगर फिर पूछ ले कि भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं भैया, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य से छोटी इकाई, ठीक है, वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? चलो इतनी बातें समझो थोड़ा, वाक्य से छोटी इकाई। अब समझो, पूछते भावार्थ के आधार पर, यानी भाव, यानी जो अर्थ का भाव है, यानी जो वाक्य दिया है उसका भाव पूछ रहा है, तो हमारी भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी भैया? वाक्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? वाक्य हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लेता है भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तब भी क्या होता है भैया? वाक्य क्या होता है, क्योंकि भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य ही होता है। भाषा की सार्थक इकाई पूछता है, सार्थक, सार्थक भी हमारा क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, भाषा का सबसे बड़ा सार्थक इकाई। वाक्य से छोटी इकाई क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, उपवाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य से छोटा उपवाक्य होता है। अब यहां से बात आएगी कि उपवाक्य से छोटा क्या होता है। ये देखो हम लेके आ गए आपके सामने, उपवाक्य से छोटा अगर आपसे पूछ लेता है कि उपवाक्य से छोटा, उपवाक्य से छोटी इकाई, उपवाक्य से छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो उपवाक्य से छोटी इकाई किसे कहते हैं? पदबंध को। किसे कहते हैं भैया? पदबंध को। ये एक बार 2 बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो है पदबंध से छोटी इकाई किसे कहते हैं, देखो पदबंध से छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो क्या किसे कहते हैं? सिर्फ पद। किसे कहते हैं? सिर्फ पद को। अगर आपसे पूछ ले कि पद से भी छोटी इकाई किसे कहते हैं, पद से भी छोटी इकाई किसे कहते हैं भैया, तो एक टॉपिक बच जाता है, वो क्या है आपका? अक्षर। ये टॉपिक आप लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, यही सबसे लास्ट में है। और अगर जब भी कभी अक्षर से छोटी पूछे तो ध्वनि सबसे नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे इतने टॉपिक हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लिख लिया। अब हम आते हैं, अब हम बात करते हैं भैया आपसे, क्या अब हम क्या बात करने वाले हैं, जो हम पढ़ा रहे थे स्वर, तो स्वरों की बात करते हैं। सबसे बेहतर क्लास स्वर पे होने वाली है। ठीक है, अब आज देखो, और दूसरी बात एक बता दूं आपको कि बीएड के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, बीएड के जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम क्लास को 1 से 2 बार देखें। ठीक है, बीएड के हिंदी व्याकरण उनका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आज स्वर पे, स्वर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कल से हम बेहतरीन तरीके से जो है स्वर संपूर्ण जो है स्वर पढ़ाएंगे। देखो अब अगर बात किया जाएगी, देखो एक टॉपिक डालिए, मात्रा, यहां पे ऐसे डालिए मात्रा, ठीक है, या कालमान, मात्रा, कालमान, उच्चारण,
उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है, भेद, स्वर के भेद अपने आप लिख लेना, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, मात्रा, कालमान, उच्चारण उच्चारण के आधार पर। देखो आपको मात्रा के आधार पे देखा होगा, उच्चारण के आधार पे देखा होगा, पर कालमान ये कामता प्रसाद गुरु जी ने अपने में डिनोट किया है, इसी के चक्कर में हमको ये बताना पड़ा। क्यों? क्योंकि कामता प्रसाद गुरु से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसी के चक्कर में तो मात्रा पूछे, कालमान पूछे, बात वही है। उच्चारण के आधार पर अगर स्वर के भेद पूछता है कितने होते हैं, तो आपको बताने होते हैं कि कितने होते हैं, 3 होते हैं भेद। कितने होते हैं भैया? ऊपर लिख सकते हो, कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलो वो कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, एक स्वर होता है क्या? ह्रस्व स्वर। एक क्या होता है? दीर्घ स्वर। क्या होता है भैया? दीर्घ स्वर। और एक क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। क्या होता है भैया? प्लुत स्वर होता है। अब बात आती है आपकी कि अगर इन, देखो और मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूंगा कि आजकल ह्रस्व, इनका नाम ना देके कोई दूसरा नाम दे सकता है, बात वही आएगी। देखो, ह्रस्व स्वर को ही हम छोटा कहते हैं, यानी छोटा स्वर। इसी को एक मात्रा वाला होता है तो इसको हम एक मात्रिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक मात्रिक कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं? एक मात्रिक। ठीक, और ये मूल होता है, इसी के चक्कर में हम इसको मूल स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? मूल स्वर भी कह सकते हैं। दूसरी बात, दीर्घ में देखो, ह्रस्व का तो विपरीत हो गया दीर्घ। ये छोटा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा। ये एक मात्रिक है तो ये क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? द्विमात्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये मूल स्वर है तो इसको हम संधि स्वर भी कह सकते हैं या संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। इनका नाम दिया जा सकता है। प्लुत स्वर तो आपको पता ही है, बाद में बताते हैं। अब बात आती है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए, अभी हम आगे चल के आपको छंद पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? छंद। जब छंद पढ़ाएंगे तो उस छंद को कैसे पहचाना जाता है? मात्रा की वजह से। क्यों? क्योंकि उसकी मात्राएं गिननी होती हैं, और जब वर्णिक छंद होता है तो हमको उनके वर्ण गिनने पड़ते हैं कि भाई इसमें वर्ण कितने हैं, कितने पे यति, कितने पे गुरुहुरा, या कितने पे विराम चिन्ह है। तो तब हमको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। तो ये मात्राएं यहीं से निकल के आती हैं। देखो कि जब हम छंद में पढ़ते हैं तो ये वाला जो मात्रा होती है वो इसकी एक ही मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, और आपको उसमें ये जब नजर आए तो जान लो कि इसकी 2 मात्राएं होती हैं। यानी जो जितने भी ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी एक मात्रा होती है। और वो स्वर कौन कौन होते हैं? ह्रस्व, आपको बताया था हमने, ह्रस्व ई, और फिर क्या है? ह्रस्व उ, और फिर क्या है? रे। इसी को हमने, अगर हम ट्रिक में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1357। 1357। क्यों मैंने 1357 लिख दिया? अब आप सोचोगे कि ये 1357 दरअसल है क्या? तो वही बात मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लिखो, जरा यहाँ पे लिखो, छोटा बड़ा लिखो। छोटा आय बड़ा, छोटी बड़ी, छुटाऊ बड़ाऊ। ठीक है, फिर क्या है? री, फिर भैया ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ। ये जो नंबरिंग आपको काम आएगी, इसीलिए मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, क्या भैया? 11। देखो, एक पे क्या है? ह्रस्व लिखा है, वहां ह्रस्व नजर आ रहा है। 3 पे क्या है? ह्रस्व ई है, 13 हो गया। 5 नंबर पे ह्रस्व उ है, और 7 नंबर पे री है, इसीलिए मैंने ऊपर नंबर लिख दिया 1357। अब बाई चांस स्वर भूल जाओ, 1357 तो याद है ना? 13 सताना है, तुझे सताना है मुझे। ठीक है, तो 1357 हमारा जो स्वर हो गए। यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे संख्या लिख देता हूं, क्या? 1357 जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे स्वर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब जो बच गया उसे तन्हाई ने मार डाला। ठीक है,
13 57 यानी जो संख्या बच गई वो क्या है, दीर्घ स्वर है। अब कहोगे कि भैया कौन कौन से बचे, तो हमको मालूम है 2 56 10 11, ठीक है, 2 56 10 11, देखो सही है, हाँ 2, ठीक है, नहीं एक मिनट अब सही है, हाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 8 नहीं आया है इसमें भी, 8 भी लिख लो, और 9, ठीक है, 8 9 और 10 और 11, 24 68 9 10 11, ये था 24 68 9 10 11, ठीक है। यानी जो बच गए वो कौन कौन से हैं वो लिख लो, यहीं पे कहीं पे लिख लो, संख्या इधर लिख देता हूं, स्वर उधर लिख देता हूं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बोर्ड आपका समझ में आ रहा होगा। जो बच गए हैं वो क्या है, यहाँ पे स्वर है, मैं संख्या यहाँ पे लिख देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। 24 68 9 10 11, ठीक है। ये हमारे स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, फिर ए और ये 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है भैया, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, यहां पे लिखना चाहे ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है 7, इसीलिए 7 4 11। अगर पूछे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 7, ठीक है। अब बात आती है कि प्लस स्वर किसे कहते हैं, प्लस स्वर किसे कहते हैं। देखो दो चिन्ह है, देखो एक बात, एक तो आपको ये नजर आता होगा, ये क्या है ओम, ठीक है, और एक आपको कहीं कहीं आपको इस प्रकार से लिखा नजर आता होगा ओम। तो क्या आप सोच सकते हो कि यहाँ पे ये 3 जो वर्ण है इसका क्या अर्थ होता है, देखा होगा इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जितनी बार ये जो ओ शब्द है, ओ शब्द जितनी बार ओ एक बार जो ओ बोलते हो, इसी प्रकार से 3 बार जब ओ बोलो, जो टाइम लगता है उसी को, इस ओ को इतना लंबा खींचो ओम, ठीक है। इसीलिए यानी ओ को हम 3 बार बोले तब जाके इसके बराबर प्लस स्वर बनता है। क्या बनता है, प्लस स्वर बनता है। तो ये ओम, और एक आपको नजर आता होगा क्या, ये वाला चिन्ह कहां दिखता होगा, ज्यादातर आपको रामचरितमानस में देखा होगा, ठीक है। तो ये बीच में लगा होता है, संस्कृत वर्णों में ज्यादा मिलता है, इसका नाम होता है अवग्रह चिन्ह। इसको क्या कहते हैं भैया, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। अवग्रह चिन्ह ये भी एक प्लस स्वर का भेद होता है, प्लस स्वर का क्या होता है, भेद होता है। कहीं कहीं आपको नजर आता होगा तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे लिखा मिलेगा, देखो यहां पे लिख दूं तो ऐसे लिखा मिलेगा मैया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर ये ऐसे ऐसे कहीं कहीं लिखा मिला, यानी बीच में इस आकार का मिला होता है, ठीक है। तो इसी को कहते, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो ये जो स्वर को जब हम जितना देर तक खींच ले जाते हैं उसी को हम प्लस स्वर कहते हैं। और कभी कभी आपको नजर आता होगा कि देखो कि आप बंद कमरे में हैं, क्या है, बंद कमरे में है, यहाँ पे बंद कमरा है, शीशे वाला कमरा है, और जब आपको बोलते हो कुछ तो आपकी आवाज आपको ही सुनाई देती है और कमरे में गूंजने लगती है, उसको भी प्लस स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी देर तक, आप होलियों में पटाखा तो, दिवाली में पटाखा तो दगाते होंगे गोला, ठीक है। जब दगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो दगता है तो कुछ देर तक झंझनाहट बनी रहती है, उस ध्वनि को भी क्या कहते हैं, प्लस स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लस स्वर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा अब अगर आपसे पूछे कि हिंदी में दरअसल जो है प्लस स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कह सकते हो, देखो कितनी, 8 कह सकते हो। पूछो कैसे, मैं बता देता हूं। अगर आपसे पूछे कि 8, तो देखो एक तो जो ह्रस्व आ है, ठीक है, इसको भी हम प्लस स्वर कह सकते हैं। पूछो कैसे,
इस बात को कि आप चाहे आ, जैसे यहाँ पे आ लिखा है, ठीक, ये वाला, अब इस आ को कितनी भी देर तक बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको प्लुत ही बना दो, फिर भी प्लुत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ई को बोलोगे, देखो जैसे ई, ये छोटी ई है ना, अब इसको ई बोलोगे, ई का करोगे तो ये ई हो जाएगी, नहीं दीर्घ ई हो जाएगी, इसका रूप बदल जाएगा, ह्रस्व उ का रूप बदल जाएगा, री का रूप बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ई बोले जाते हैं, ये ई बोला जाता है, ये उ बोला जाता है, ये ऊ बोला जाता है, ठीक है। ये आ होता है और ये आ होता है, ठीक है। तो इसी रूप से यानी एक ये और बाकी 7 जो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, 7 जो दीर्घ स्वर होते हैं ये भी हम पुरुष स्वरों में गिन सकते हैं। तो टोटल पुरुष स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है भैया? 8 हो जाती है, ठीक है। ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ये पढ़ने से आ जाता है, बता सकते हो, ठीक है। हालांकि कभी संख्या इनकी पूछी नहीं जाती है। तो ये हमारा एक स्वर का सामान्य परिचय रहा, ठीक है। अगली क्लास में हम अब स्वर को संपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को समझाते हुए आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। स्वर अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं कि हाँ स्वर ये जो क्लास चल रही है सही चल रही है, नहीं सही चल रही है। वे जो यूपी बीएड के बच्चे हैं वो खास करके ध्यान रखें कि जो यूपी बीएड में आपसे 50% पूछे जाते हैं, ठीक है, मैंने 45 की गारंटी ली है। जब एग्जाम आ जाए तो उठा के पेपर मिला लेना, ठीक है। कुछ बताने से, कुछ प्रैक्टिस से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अच्छे तरीके से। और मैं आपको अपना भी बता दूं, अपना परिचय दे दूं। बोलो तो यूपी बीएड के बच्चे हो आप, ठीक है। देखो मैं जो हूं भैया बेचयू, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। बेचयू से मैंने एमए किया है, ठीक है। बेचयू से मैंने एमए किया है, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और 2 टाइम भैया जीआरएफ में क्वालिफाई हूं, ठीक है। एक अभी जो दिसंबर में हुआ है तो उसमें मेरे 214 नंबर थे भैया, ठीक है। यानी 99.62 मेरी जो है परसेंटाइल गई हुई है। और बाकी उधर पिछले जून में किया था, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि हिंदी, मैं सिर्फ हिंदी को ही पढ़ाता हूँ। जो है मैं वैसे तो नेट जेआरएफ को पढ़ाता हूँ, नेट जेआरएफ इस पे चलता है अच्छा खासा, सारी यूनिटों को पढ़ा रहा हूँ। व्याकरण की क्लास जो होगी वो नेट जेआरएफ के भी बच्चे देखें। क्यों देखें? क्योंकि उनके में वर्णमाला के सवाल पूछे गए इस बार, हर बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आपको कोई पढ़ाएगा तो मैं मानता हूं कि वर्णमाला आपको पढ़ाएगा। कैसे पढ़ाएगा कि बस हाँ भैया ये है तुम्हारे अयोग व, ये है तुम्हारे ये वर्ण। मैं आपको याद कराने की गारंटी लेता हूं कि अगर वर्णमाला से अगर आपके सवाल आए, अगर आपके मन में ना चलने लगे तो मेरा क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, आप पहले वर्णमाला पढ़ के देखें, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताना कि मुझे समझ में वर्णमाला नहीं आया। अगर नहीं आया तब बताना, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और याद हो जाएगा। याद कराने की गारंटी मेरी। मैंने वर्णमाला में गाने सेट किए, आप सोच सकते हो, ठीक है, कि जहां जरूरत नहीं है मैंने वहां भी जरूरत रखी, क्योंकि मैं सोचता हूं कि कितना सरल करके आपको मैं दे दूं। हिंदी को ही सरल करना अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। कठिन चीजों को कहते हैं ना, विष्णु सक्सेना सर कहते हैं कवि कि कठिन लिखना आसान है, आसान लिखना बहुत कठिन है, ठीक है। समझ रहे हो? कठिन लिखना तो कठिन तो सब लिख लेते हैं, आसान को लिख के दिखाओ तब वो असली कवि माना जाता है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम यही तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो चैनल पे थोड़ा सा ध्यान दें मेरी तरफ। आपके ही बीच से एक निकला हुआ बच्चा हूँ, विद्यार्थी हिंदी का बस थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ाना, तो थोड़ा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी चैनल अच्छा चलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे लिए मेहनत की तो मैं आपके लिए उतनी मेहनत करूंगा कि जितनी आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो रोकता हूँ यहीं पे क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने देखा है तो लाइक कर देना, कमेंट में इतना बता देना कि सर आपने जो पढ़ाया है कुछ समझ में नहीं आया, इतना तो लिख सकते हो। तारीफ नहीं तो कम से कम बुराई ही कर दो, उसी में मेरी भलाई होगी, ठीक है। चलो तो मैं आज छोड़ता हूँ यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद।